अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना केस नंबर 25 डिस्कस करने लगे हैं। तो इससे पहले मैंने 24 तक केसेस आपसे डिस्कस किए हुए हैं। तो केस को शुरू करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी जो हमेशा करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर आप लिखा करें कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो उससे मुझे बड़ी खुशी भी होती है, हौसला भी हो जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ये केस नंबर 25 क्या है। वो भी जो है मैंने पिछले पुराने FCPS पार्ट 2 के पेपर में से ही हल किया था। इस केस में पूछा है उन्होंने कि अ 25-year-old सीवरेज वर्कर presented in OPD with history of high-grade fever of 1 week. He also noticed anorexia, generalized aches and pains, and dark urine. He was taking no medications. He is a smoker of 10 to 12 cigarettes per day. There is no history of alcohol intake. On examination, mild jaundice and tenderness in the right hypochondrium. However, there is no visceromegaly, ascites, or edema. Rest of the exam is unremarkable. Labs investigation show hemoglobin of 11.8 gram per deciliter. WBC count is 16,000. Platelets 1,20,000, bilirubin 3.2 milligram per deciliter, AST is 866, ALT is 1760, alkaline phosphatase 395, gamma GT 318, total protein 6.8, albumin 4.2 gram per deciliter, ठीक है। अब इसमें एक यंग मेल पेशेंट है, जिस बाय प्रोफेशन सीवरेज वर्कर है वो, और ओपीडी में आया 1 हफ्ते की, उसको फीवर की हिस्ट्री है हाई ग्रेड, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, एनोरेक्सिया, जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स, डार्क यूरिन आ रहा है, ठीक है। और कोई ऐसी दवाई वगैरह नहीं ले रहा, स्मोकर है, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में माइल्ड जॉन्डिस है उसको, टेंडरनेस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है। हाउएवर देयर इज नो विस्ट्रोमेगैली, एसाइटिस भी नहीं है, एडीमा भी नहीं है, 1 हफ्ते की तो सिर्फ हिस्ट्री है, और बाकी एग्जाम उसका नॉर्मल है। अब इन्वेस्टिगेशंस में उसको देखें कि WBC काउंट बढ़ा हुआ है, 16,000 है, प्लेटलेट थोड़े से डिक्रीज है, 1,20,000, ब्लूरिबिन थोड़ा सा रेज है, अच्छा खासा रेज है, 3.2 मिलीग्राम पर DL, AST भी बढ़ा हुआ है मॉडरेटली 866, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALT सब बढ़े हुए हैं, ठीक है। गामा GT भी बढ़ा हुआ है, टोटल प्रोटीन्स नॉर्मल है, एल्ब्यूमिन भी नॉर्मल है। जाहिर है एक्यूट इलनेस हो रही है उसको, कोई जॉन्डिस हुआ हुआ उसके साथ, ठीक है। अब उन्होंने सवाल पूछे हैं, व्हाट इज द डायग्नोसिस, मतलब एक पक्का डायग्नोसिस आपने इसमें बना के लिखना है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट। नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान। अब देख लेते हैं हम डायग्नोसिस कैसे आपने पता करी। अब जब भी अगर पेशेंट का कोई प्रोफेशन उसमें लिख देते हैं ना, तो उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब उन्होंने सीवरेज वर्कर लिख दिया है, तो जाहिर है कि कॉन्टामिनेटेड एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, उसको जॉन्डिस हुआ है। एज पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद एक्यूट लिवर इन्फेक्शन है ना, उसको 1 हफ्ते की हिस्ट्री है, विद बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग इन कॉन्टामिनेटेड वाटर एज ही वाज अ सीवेज वर्कर, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज लेप्टोस्पायरोसिस, और वो भी कौन सा, लेप्टोस्पायरोसिस इक्टेरोहेमोरेजी यानी कि व्हील्स डिजीज, ठीक है। तो ये इसकी डायग्नोसिस बन जाएगी। अब ये आपको आना चाहिए। अब दूसरी इन्होंने पूछा है, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या है व्हील्स डिजीज। दूसरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पूछी है दूसरे सवाल में, तो CP शोज पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें जो है वो एक्यूट इलनेस है, कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, इसको ट्रैपोनिमा से होती है ये डिजीज, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्लाइड हुआ है। नंबर 2, LFT उसके एबनॉर्मल है। CSF इंक्रीज प्रोटीन नॉर्मल ग्लूकोज, अगर CSF करवाएं तो उसमें प्रोटीन इंक्रीज होते हैं, ग्लूकोज नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस आप करवा लेंगे, जो हमें इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दी हुई है उसमें तो ये हो गया। अब डेफिनेटिव डायग्नोसिस रिक्वायर्स ब्लड कल्चर, वो पॉजिटिव होता है 1st वीक में, यूरिन कल्चर पॉजिटिव होता है 2nd वीक में। लेकिन कल्चर के लिए अगर आप व्हील्स डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपने लिखना है कि यानी कि
लेप्टोस्पायरा के लिए आप करवा रहे हैं, ताकि उसका जो मीडियम है उसी में कल्चर किया जाए ना, वरना तो आप सिर्फ ब्लड कल्चर लिख के भेजेंगे तो कोई ट्रेपोनिमा के लिए तो नहीं करके देगा आपको। यूरिन सीएस में भी आपने मतलब ये कि आपने स्पेसिफाई करना है कि आप लेप्टोस्पायरा के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। नंबर 2 लेप्टोस्पायरा IgM एंटीबॉडीज बाय ELISA एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस। एंड नंबर 3 PCR शोज लेप्टोस्पायरल DNA इन द ब्लड और यूरिन, वो उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब जाहिर है एक्यूट हेपेटाइटिस की पिक्चर है तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। नंबर 2 मलेरिया हो सकता है, मलेरिया में भी मतलब है कि ये हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो गई है। डेंगू फीवर हो सकता है, ठीक है। स्क्रब टाइफस हो सकता है, हांटा वायरस इन्फेक्शन। और ये सारी आपकी डिफरेंशियल जो उन्होंने पूछी थी ये हो गई। मैनेजमेंट अब उन्होंने पूछी है, बेंजाइल पेनिसिलिन इसका ट्रीटमेंट होता है 1.5 मेगा यूनिट IV 6 आवरली फॉर 1 वीक। और इसके अलावा आप नंबर 2 डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं 100 मिलीग्राम BD फॉर 1 वीक और सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम डेली फॉर 1 वीक। हेमोरेजेस आर ट्रीटेड विद ट्रांसफ्यूजन्स एंड रीनल फेलियर बाय हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो इसमें जो है हेपेटाइटिस भी हो रहा है और इसमें जो है रीनल शटडाउन भी हो रहा होता है। तो अगर एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाए तो फिर उसकी हीमोडायलिसिस करवानी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट भी एक इसमें आपको आना चाहिए। वैसे तो सिफिलिस आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा जैरिश हेक्स-हाइमर्स रिएक्शन, ठीक है। जारिश हेक्स-हाइमर्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ फेटल कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स ड्यू टू सडन मासिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पायरोकीट्स बाय drugs and release of toxic products and by fever and exaggeration of existing illness within 24 hours and subside in the next 24 hours। मतलब ये कि ट्रीटमेंट जो है ना रोकनी नहीं चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स या सडन मासिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पायरोकीट्स की वजह से होता है। तो ट्रीटमेंट शुड नॉट बी स्टॉप एंड सपोर्टिव थेरेपी शुड बी गिवन। अगर मतलब शॉक में जा रहा है तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये ठीक हो जाता है विदिन 24 आवर्स। अब हम देख लेते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस क्या है। लेप्टोस्पायरोसिस इक्टेरोहेमोरेजी और व्हील्स डिजीज, इसमें जो है ना 3 चीजें हो रही होती हैं। एक तो एक्यूट हेपेटाइटिस हो रहा होता है, दूसरे एक्यूट किडनी डिजीज हो रही होती है, यानी कि एक्यूट शटडाउन हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, और दूसरे जो है हेमोरेजिक डायथिसिस हो रही होती है। तो इन तीनों चीज़ों को जिसके साथ जॉन्डिस भी हो रहा है एक्यूट हेपेटाइटिस में, तो उसको कहते हैं इक्टेरोहेमोरेजी, लेप्टोस्पायरोसिस इक्टेरोहेमोरेजी। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, माइल्डर फॉर्म का हो रहा है ये इन्फेक्शन, तो फिर उसको एनिक्टेरिक डिजीज़ कहते हैं। और वो इन्फ्लुएंजा की तरह होती है, फीवर, मलेज और माइल्जियास होते हैं बहुत ज़्यादा, रिट्रोऑर्बिटल हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं उसमें। तो अब हम व्हील्स डिजीज़ इस पेशेंट को हुई भी है क्योंकि ये सीवरेज वर्कर है ना, तो वहाँ पे कॉन्टामिनेशन हो सकती है। अब जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ है ना वो होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय कॉइल्ड ऑर्गेनिज्म, हाईली मोटाइल कॉइल्ड ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनिमा लेप्टोस्पायरा इक्टेरोहेमोरेजी इसका नाम है। और वो जो है ना बिल्कुल कॉइल्ड होता है और बहुत मोटाइल होता है, और उसके जो है ना 2 हुक्स होते हैं उसके एंटीरियर एंड में, उसमें 2 फ्लैजिलम होते हैं। उसकी वजह से ना वो स्किन में अंदर जा सकता है, यानी कि एब्रेजन अगर हो तो चला जाएगा, या फिर इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से भी चला जाता है, स्पेशली कंजंक्टिवा या ओरल या नेसोफेरिंक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर चल जाता है। होस्ट इज रैट, ये पता होना चाहिए आपको। रोडेंट्स में होता है, दूसरे एनिमल्स में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इट इज इन द रैट एंड इट लिव्स इन द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स of the rat kidney where organism lives and excreted in the urine and contaminate water। तो मतलब वाटर में रैट के यूरिन से ये आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। ट्रांसमिशन में फॉलो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूरिन, ब्लड और टिश्यू फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल और एक्सपोजर टू अ कॉन्टामिनेटेड एनवायरनमेंट, जैसे कि पानी में कॉन्टामिनेशन है यूरिन से रैट के, तो वहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हो जाएगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक तो अनहाइजेनिक कंडीशंस हों उस एरिया की, रैट्स हों और कोई कंट्रोल ना हो उसमें,
गंदगी हो, जैसे सीवरेज वर्कर है तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो बहुत ही आम हो सकता है। दूसरे क्या है कि फार्मर्स में भी हो सकता है। फार्मर में अगर आप देखें, ऐसे फार्मर्स जो पानी वाली जगहों पे काम करते हैं ना, जो फसलें जैसे चावल की हैं, राइस प्लांटर्स जो होते हैं, तो उसमें उनको खतरा होता है। या फिर जो वाटर स्पोर्ट्स है ना, उसमें हो सकता है, मतलब स्विमिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, उसमें ये सब कॉन्टामिनेटेड अगर वाटर हो तो फिर उसमें ये ट्रिपोनिमा जो है, लेप्टोस्पायरा अंदर जा सकता है स्किन पे। इंटैक्ट स्किन से तो नहीं जाता है, एब्रेजन अगर वो स्किन में तो जाएगा, या इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंजक्टिवल म्यूकस मेम्ब्रेन से, या ओरल या नेसोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन से जा सकता है। तो स्विमिंग में भी हो सकता है इसका। अगर आपको उन्होंने लिख दिया कि भाई फार्मर है और राइस प्लांटर है, तो आप समझ जाएं कि इस तरह की कोई चीज़ पूछी होगी, उसको एक्यूट हेपेटाइटिस हो रहा है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई इलनेस हो रही है, ठीक है। और वाटर स्पोर्ट्स वगैरह में तो आपको ना मतलब बहुत अच्छी तरह ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम के सिनेरियो में ऑक्यूपेशन वो दे रहे हैं ना, तो फिर समझ लें कि वो कोई इंडिकेशन ही होगा, ठीक है, डिजीज़ का। कैन एंटर द ह्यूमंस बाय एब्रेजन इन द स्किन और इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ कंजक्टिवा, ओरो और नेसोफेरेंस, ठीक है। अब इफेक्ट कहाँ कहाँ पे करता है? अगर लेप्टोस्पायरा चला जाए तो लिवर में वो एक्यूट हेपेटाइटिस करेगा, किडनी में इस्केमिक एक्यूट रीनल फेलियर करेगा, ब्रेन में लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस करेगा, मेनिंजीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो मतलब लिवर में एक्यूट हेपेटाइटिस, किडनी में इस्केमिक नेक्रोसिस और हेमोरेजिक डायथिसिस, इन तीनों को मिला के जो है ना वो कहते हैं लेप्टोस्पायरोसिस, इक्टेरोहेमोरेजी या फिर व्हील्स डिजीज। अब पहले क्या होता है, जब ये अंदर चला जाता है ना लेप्टोस्पायरा या ट्रिपोनिमा, बैक्टीरियमिक लेप्टोस्पायरोसिस होता है पहले। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 1 to 2 weeks। दे आर 3 phases ऑफ इलनेस। बैक्टीरियमिक लेप्टोस्पायरोसिस, उसमें फीवर होगा, वीकनेस, मसल पेन, टेंडरनेस। मसल पेन जो है ना माइल्जिया बहुत सीवियर होता है, शिन्स में हो सकता है बहुत ज़्यादा दर्द, हेडेक, रिट्रोऑर्बिटल हेडेक एंड फोटोफोबिया भी हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग, कंजंक्टिवल कंजेक्शन और कंजेशन। सबसे ज़्यादा इसका जो सिम्टम्स या साइंस आप कह लें, साइंस जो है ना वो कंजंक्टिवल सफ्यूजन विद हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। इट इंडिकेट्स समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, इसका ना वो भी हो सकते हैं, इसमें रैशेस भी हो सकते हैं, कितने कॉमन नहीं है, लेकिन मैक्यूल्स भी हो सकते हैं, मैक्यूलो पेपुलर रैश हो सकता है, अर्टिकेरियल हो सकता है, व्हील्स हो सकते हैं, हर तरह के रैशेस इसमें हो सकते हैं बॉडी में, लेकिन सब केसेस में नहीं होते। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है नंबर 2, हेडेक, मेनिंजिज्म, इंक्रीज प्रोटीन्स, नॉर्मल ग्लूकोज, न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस, एबनॉर्मल एलएफटीज, एल्ब्यूमिन कास्ट इन द यूरिन। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस, व्हील्स डिजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इस पेशेंट को भी सीवियर इलनेस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। हेमोरेज, एपिस्टेक्सिस, हेमाटोमेसिस, मलीना, ब्लीडिंग इज प्लूरल और पेरिकार्डियल स्पेस, यानी कि पल्मोनरी हेमोरेजेस, जो आपको चेस्ट एक्सरे अगर आप करवाएं तो उसमें आपको इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं। जॉन्डिस होता है इसमें, रीनल इम्पेयरमेंट होती है, इम्पेयर्ड रीनल परफ्यूजन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एल्ब्यूमिन, ब्लड एंड कास्ट इन द यूरिन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। अब इस पेशेंट को जो है इतना सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है, 1,20,000 है इसके, एंडार्ज लिवर। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया लेप्टोस्पायरोसिस का। तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा और आई थिंक ये काफ़ी है। और बस वही है कि आप ऑक्यूपेशन ज़रूर गौर से देख लिया करें, पेशेंट की एज, ऑक्यूपेशन अगर उन्होंने दिया हुआ है तो ज़रूर कोई इंडिकेशन होगी किसी डिजीज़ की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर हम कोई और केस डिस्कस करेंगे, और मैंने लॉन्ग केस भी आपके लिए बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी एक लॉन्ग केस हम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।